हाँ देखिए बच्चों, अपन ने इससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में 5 वीडियो देख चुके हैं अपन। उसके बाद में अपना ये छठा वीडियो है। छठे वीडियो में जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो जो 5 वीडियो में जो टॉपिक लिए थे उसी क्रम में ले रहे हैं। और इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊष्मागतिक गुण एवं यथातथ तथा अयथातथ तथा अयथातथ अवकल। ये टॉपिक है हमारा आज का, जिसमें अपन को ऊष्मागतिकी गुण अयथातथ तथा यथातथ अवकल के बारे में पढ़ना है। तो इस टॉपिक की शुरुआत अपन ऐसे करते हैं कि माना कि अपने पास ये कोई तंत्र है, ये हमारे पास कोई तंत्र है और हम जानते हैं कि तंत्र के रूप में सामान्यतः हम क्या मानते हैं, गैस मानते हैं। क्या मानते हैं? गैस। यानी गैस जो है यहाँ पर तंत्र की भांति व्यवहार करती है। अब इस गैस का यानी इस तंत्र का एक मात्रात्मक गुण, अब एक मात्रात्मक गुण को अपन यहाँ पर सिंबल दे देते हैं जेड। ये हमारे पास कोई तंत्र है और इस तंत्र का एक मात्रात्मक गुण हमारे पास क्या है, जेड है, जो कि एक अवस्था फलन है, जो कि क्या है, अवस्था फलन है, जो कि क्या है, अवस्था फलन। यहाँ पर अवस्था फलन से तात्पर्य यह है कि जो जेड के जो मान है वो किन्हीं चरों पर निर्भर करते हैं, यानी उन चरों में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो जेड के मान में यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। मात्रात्मक गुणों से तात्पर्य अपन ये मानते हैं और हम पढ़ भी चुके हैं कि मात्रात्मक गुण वे गुण होते हैं जो पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी पदार्थ की मात्रा को यदि अपन बढ़ा देते हैं तो ये गुण बढ़ जाते हैं और यदि कम कर देते हैं तो ये गुण कम हो जाते हैं। मात्रात्मक गुणों में सामान्यतः अपना एग्जाम्पल लेना चाहे तो देखो, आयतन है, द्रव्यमान है, अणुओं की मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा है, ऊर्जा है, ऊष्माधारिता है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, मुक्त ऊर्जा है। ये सब के सब मात्रात्मक गुण की श्रेणी में रखे जाते हैं। यानी इन गुणों में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो तंत्र की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। तो तंत्र की अवस्था में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उस बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों को निम्न बिंदुओं को याद रखना है कि जैसे इसमें अपन पहला बिंदु लिखें कि माना जेड एक तंत्र का मात्रात्मक ऊष्मागतिक गुण है, ऊष्मागतिक गुण है, जो कि एक अवस्था फलन है, जो कि एक अवस्था फलन है। यानी पहला पॉइंट होगा इसमें हमारा कि माना जेड एक तंत्र का मात्रात्मक ऊष्मागतिकी गुण है, जो कि एक अवस्था फलन है। यह मात्रात्मक गुण, यह मात्रात्मक गुण, यह कौन सा, जेड, यह मात्रात्मक गुण विभिन्न
चरों पर निर्भर करता है। विभिन्न चर जैसे x है, y है, z है आदि पर। अर्थात z फलन है x, y, z का, और इसे अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यानी ये जो अपन ने लिखा है इसको अपन लिख सकते हैं कि यह एक मात्रात्मक गुण है जो कि विभिन्न चरों पर निर्भर करता है। विभिन्न चर हमारे पास कौन कौन से रहे, x है, y है और z है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इस समीकरण से अपन ये कह सकते हैं कि किसी तंत्र का एक मात्रात्मक गुण z x, y, z का एक मानी फलन है। इन चरों में परिवर्तन होने पर z के मान में होने वाले परिवर्तन को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। हम जानते हैं कि सामान्यतः किसी भी गुण में जो परिवर्तन है उसे अपन इस सिंबल के साथ दर्शा के लिखते हैं, यानी डेल्टा z बराबर ZB माइनस ZA बराबर करके इसे अपन लिख सकते हैं फलन XB YB ZB माइनस फलन XA YA ZA, और इसे समीकरण नंबर हम 2 दे सकते हैं। यहाँ ZB और ZA, ZB तो हो गया तंत्र की अंतिम अवस्था, और ZA हो गया तंत्र की प्रारंभिक अवस्था, तंत्र की अंतिम अवस्था और तंत्र की प्रारंभिक अवस्था। अब देखो कि यदि इन चरों में परिवर्तन होने से z के मान में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को अपन अनंत सूक्ष्म परिवर्तन मान लेते हैं, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन मान लेते हैं, तो z के मान में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन यदि इन चरों में परिवर्तन होने पर z के मान में होने वाला परिवर्तन अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, तो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है तो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को हम व्यक्त करते हैं dz से, यानी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को व्यक्त करेंगे हम dz से। तो dz बराबर डेल z अपॉन डेल x, कांस्टेंट मान लेंगे हम y और z,
और जिसके सापेक्ष यदि हम परिवर्तन लेते हैं उसी में भी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन लेना है dx, प्लस इसी प्रकार से डेल z अपॉन डेल y, कांस्टेंट मानेंगे हम x और z को और y में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन ले लेंगे। इसी प्रकार हम लेंगे डेल z अपॉन डेल z को और यहाँ पर कांस्टेंट मानेंगे y को और x को और z में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन ले लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास समीकरण बन जाएगी समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण जो 3 है ये एक यथातथ अवकल समीकरण है और इस समीकरण में जो प्रत्येक पद है 1 2 3, ये प्रत्येक पद जो होते हैं ये आंशिक अवकलन संकेत को व्यक्त करते हैं। आंशिक अवकलन संकेत को व्यक्त करने के दौरान ये पद ये दर्शाते हैं कि जैसे हम पहले पद का एग्जांपल लेकर कहें कि जो पहला पद है वो ये दर्शाता है कि z के मान में x के अतिरिक्त सभी चर स्थिर रहते हैं और x के साथ z में कितना परिवर्तन होता है उसको ये वाला पद दर्शाता है। इसी प्रकार से दोनों पदों का भी मतलब यही रहता है, तो इसको अपन ऐसे नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि समीकरण तीन में प्रत्येक पद आंशिक अवकलन संकेत को दर्शाता है। इस समीकरण में प्रथम पद डेल z अपॉन डेल x कांस्टेंट yz यह दर्शाता है कि इस पद में x के अतिरिक्त सभी चर स्थिर रहते हैं और x के साथ z में कितना परिवर्तन हुआ, यही मतलब अन्य दोनों पदों का भी होता है। जैसे सेकंड वाले पद में y के सापेक्ष z में परिवर्तन, थर्ड वाले पद में z के सापेक्ष z में परिवर्तन, कब? तब y और x स्थिर है। इसी तरीके से यहाँ पर x और z स्थिर होता है, तो इस तरीके से अपन इस बिंदु को लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें लिखते हैं कि समीकरण नंबर जो 3 है, समीकरण 3 एक यथातथ अवकल समीकरण है, यथातथ अवकल समीकरण है
जिसमें dz एक यथातथ अवकल है, यथातथ अवकल है। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं यथातथ अवकल का निश्चित सीमाओं में, यथातथ अवकल का निश्चित सीमाओं में समाकलन किया जा सकता है, निश्चित सीमाओं में समाकलन किया जा सकता है। यथातथ अवकल का निश्चित सीमाओं में समाकलन किया जा सकता है। जैसे अपन कोई एग्जाम्पल लेना चाहें कि माना किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E दाब व आयतन पर निर्भर करती है तो E बराबर फलन PV। यदि आंतरिक ऊर्जा E में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dE एक यथातथ अवकल है तो, यथातथ अवकल है तो dE बराबर डेल E अपॉन डेल P कांस्टेंट V, यानी दोनों में से एक के सापेक्ष लेंगे, दूसरे को हम स्थिर रखेंगे। तो dE बराबर डेल E अपॉन डेल P कांस्टेंट V, जिसके सापेक्ष लिया है उसी में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन भी लेना है dP, प्लस डेल E अपॉन डेल V कांस्टेंट P और यहाँ पर लिख देंगे dV, यानी ये समीकरण हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 5। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में लिख सकते हैं कि यथातथ अवकल का चक्रीय समाकलन शून्य होता है। यथातथ अवकल का चक्रीय समाकलन शून्य होता है। यथातथ अवकल का चक्रीय समाकलन शून्य होता है, शून्य होता है, यानी चक्रीय समाकलन dz बराबर 0, यानी ये समीकरण हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 6 के रूप में। यानी यथातथ अवकल का चक्रीय समाकलन शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि यथातथ जो अवकल होते हैं वो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करते। यानी कोई तंत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलकर विभिन्न माध्यमिक अवस्थाओं में होकर गुजरकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसका जो कुल जो परिमाण है उसका मान
शून्य हो जाता है, इसलिए इसका चक्रीय समाकलन शून्य माना जाता है। नेक्स्ट इसी में अपन देखते हैं अयथातथ अवकल। अयथातथ अवकल में आप लोगों को ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। अयथातथ अवकल, फर्स्ट पॉइंट इसमें अपन लिखेंगे अयथातथ अवकल का निश्चित सीमाओं में समाकलन नहीं किया जा सकता, समाकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अयथातथ अवकल तंत्र की अवस्था पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं। सेकंड लिखेंगे इसमें हम अयथातथ अवकल पथफलन होते हैं, पथफलन होते हैं, क्योंकि ये अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर करते हैं। थर्ड लिखेंगे इसमें हम अयथातथ अवकल का चक्रीय समाकलन शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। यानी चक्रीय समाकलन dq इज नॉट इक्वल टू 0, चक्रीय समाकलन dw इज नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ इसमें लिख देंगे हम q तथा w अवस्था फलन नहीं होते हैं, नहीं होते। तो इस तरीके से आप लोगों को इस अयथातथ अवकल में ये 4 पॉइंट याद रखने, क्योंकि अवस्था फलन और
पथ फलन में अंतर भी पूछ सकता है। तो चाहे वो यथातथ अवकल में अंतर पूछे, यथातथ अवकल तथा यथातथ अवकल में अंतर पूछे, या अवस्था फलन या पथ फलन में अंतर पूछे, तो आप लोगों को ये 4 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं, इन्हीं के बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा, देखो नेक्स्ट टॉपिक है कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा। कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा। कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा में आप लोगों को यहाँ पर 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं। पहले तो उन्हें याद रखना है कि जैसे पहला टॉपिक अपन लिख दें यहाँ पर, कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। दोनों ही तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। दूसरा अपन लिख दें, कार्य एवं ऊष्मा दोनों को ही तंत्र की सतह पर उत्पन्न प्रभाव द्वारा व्यक्त करते हैं। कार्य एवं ऊष्मा दोनों को ही तंत्र की सतह पर उत्पन्न प्रभाव के द्वारा व्यक्त करते हैं। तीसरा अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही परिवेश पर उत्पन्न प्रभाव द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। व्यक्त किए जाते हैं। कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही तंत्र की अवस्था पर उत्पन्न प्रभाव द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही परिवेश पर उत्पन्न प्रभाव द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। 4th पॉइंट हो जाएगा इसका, कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही बीजीय राशियां होती हैं, अर्थात इनके मान धनात्मक एवं ऋणात्मक
दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट इसमें लिख देंगे अपन कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही ऊष्मागतिक गुण नहीं होते हैं, नहीं होते हैं क्योंकि इनका परिमाण अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है, न कि अवस्था परिवर्तन पर। कार्य एवं ऊष्मा दोनों ही पथफलन, दोनों ही पथफलन होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? पथफलन होते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा कार्य की अवधारणा। पर्सनल टॉपिक रहेगा ये कार्य की अवधारणा के रूप में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर एक टॉपिक हुआ हमारा यथातथ व अयथातथ अवकल का, और एक दूसरा टॉपिक है छोटा सा लिया अपन ने कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा का। इससे आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा उसमें व्यक्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।